राजस्थान से कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान सरकार ने शादी और दूसरे सार्वजनिक समारोह के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। बिना इजाजत शादी समारोह पर अब 5,000 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा शादी में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर भी 25,000 जुर्माना लगाया जाएगा। कर्फ्यू लगाने का, धारा 144 लगाने का अर्थ एक ही है। एक ही बात संदेश सरकार देना चाहती है कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप इकट्ठे नहीं हों, एक जगह नहीं आए, मास्क लगा के 100% मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। ये सब चीज़ें कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए। रूस से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी छत से टूटकर गिरे हिस्से के नीचे दबने से बाल बाल बच गया। वीडियो में वो आदमी 100 फीट ऊंची इमारत के नीचे खड़े होकर अपनी कार पर जमी बर्फ को साफ करता दिखाई दिया। तभी उस इमारत की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे खड़ी उसकी कार पर गिर गया। व्लादिवोस्तोक शहर से आए इस वीडियो में साफ दिखा कि अगर वो आदमी एक कदम भी पीछे रहता तो कार के साथ वो भी उसके नीचे दब जाता, जिससे उसकी मौत तय थी। लेकिन छत के उस हिस्से के गिरने से पहले बर्फ के कुछ टुकड़े जमीन पर गिरे, जिससे उसका ध्यान ऊपर की ओर गया और फिर वो खतरे को भांपकर अपनी कार से दूर भाग गया। छत का वो हिस्सा इतना भारी था कि उसके गिरने से कार के 2 टुकड़े हो गए। इस हादसे को देखकर आसपास के लोग खौफ से भर गए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कई राज्यों में मिली हार पर भी अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि हार के लिए पार्टी अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मैं लीडरशिप को दोष नहीं देता। बहुत सारे लोग लीडरशिप को दोष देते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को, राहुल गांधी को। मैं उनको दोष नहीं दूंगा। उसका कारण जो लोग वहां होते हैं उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। वो ब्लॉक लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, डिस्ट्रिक्ट लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। गुलाम नबी आजाद के मीडिया में इंटरव्यू देने पर कांग्रेस पार्टी के नेता भड़क उठे। उन्होंने गुलाम नबी आजाद को नसीहत दी कि अगर उन्हें कोई शिकायत थी तो वो बातचीत करते, मीडिया में जाने की क्या जरूरत पड़ी। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि उनकी ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो अभी संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात की है। तो आपकी पार्टी में अकाउंटेबिलिटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी है और होना भी चाहिए। उनका कहना सही है। ख़ास तौर पर जो बिहार का चुनाव हुआ है और जो लोग बिहार का चुनाव देख रहे थे उन पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये उनका कहना अगर है तो सही है। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है पार्टी के अंदर कैसे उसको फिर से उसकी एक सक्रिय भूमिका हो देश की राजनीति में। उसके लिए उन्होंने AICC रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, कई प्रदेश के प्रभारी भी बदले गए हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक सीजन्ड और सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और विपक्ष के नेता है राज्यसभा में। उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है या कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जब उनका ये कहना सही है कि काफ़ी हद तक जो उन लोगों के सुझाव थे उस पर कांग्रेस आलाकमान ने उस पर काम किया है। देखिए, गुलाम नबी साहब तो मेरे ख्याल से पिछले 30-40 साल से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और वो ज़्यादा समझते हैं कि संगठन कैसे बनता है, कहाँ बनता है। तो जाहिर है जिम्मेदारी सबकी है। अगर संगठन कमज़ोर होता है तो उसकी जिम्मेदारी सभी की होती है। तो ये जो बयानों का दौर है इसे सर आप बगावत समझते हैं या पुनर्निर्माण की कोशिश? देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये बगावत है, लेकिन इतना है कि अगर पार्टी फोरम पे बात की जाए, कम से कम वो लोग जो पार्टी फोरम पे बात कर सकते हैं उन्हें पार्टी फोरम पर ही बात करनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि ये इश्क नहीं है आसान, ये आग का दरिया डूब कर जाना है। उनमें से कौन है जो आग के दरिया में जाने को तैयार है आज? वो तो 5 तारा होटल में बैठकर राजनीति करने वाले लोग हैं। वो तो सिर्फ फोटो आप वाले काम करने वाले लोग हैं। उनमें कितने लोग हैं जो धरातल पे जाकर ज़मीन पे जाकर काम करने वाले लोग हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आज नीचे से नेट कट गया है।
आज नीचे उनके जो ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट का और इंडिया से कनेक्ट करके कनेक्ट इसलिए करके कि जो लोग इस समय सत्तारूढ़ हैं उनके, जो लोग पार्टी चला रहे हैं, वो सबके सब लोग तो डायनेस्टी हैं। और डायनेस्टी को क्या लेना देना नीचे क्या पार्टी कैसे क्या नहीं, और लगातार उनका डायनेस्टी को लेकर आवाज़ उठती रही है। गुलाम नबी आज़ाद 23 में से जिन्होंने थोड़े दिन पहले अगस्त में आवाज़ उठाई थी। कि मेरा मानना है कि बीते कुछ दिनों में कई हलकों से कांग्रेस के अंदर ये आवाज़ आ रही है। मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी की लाइफ स्पैन में, लाइफ टाइम में ऐसे क्षण आते हैं जब आप कभी ऊंचाई से नीचे की ओर आते हैं, तो कई तरह की बातें होती हैं। एक मित्र दल होने के नाते मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि एक प्लेटफॉर्म नियत करिए और ये बात करिए, संवाद करिए। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने एक नए जंगी जहाज को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने इस जंगी जहाज की तस्वीरें जारी की, जिसमें एक हेलीकॉप्टर इस जहाज पर उतरता दिखाई दिया। करीब 500 फीट लंबे इस जहाज पर मिसाइलों से लदे कई ट्रक भी नजर आए। इसके अलावा कई हमलावर नावें भी इस जहाज पर रखी दिखाई दी। इस जंगी जहाज को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हुसैन सलामी ने बेड़े में शामिल किया। बताया गया कि ये जंगी जहाज जमीन से जमीन के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी दाग सकता है। यही नहीं, इस जंगी जहाज में कई लड़ाकू ड्रोन भी रखे नजर आए। ये ड्रोन दुश्मन के जहाजों के अलावा उसके जमीनी ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। ये ईरान का पहला ऐसा जंगी जहाज है जिसमें हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा सकती है और इसी खासियत की वजह से इसे अमेरिका के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है।